हेलो दोस्तों, बायोलॉजी की ऑनलाइन क्लास में और हमारे चैनल ग्रेट एम्बिशन में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, हम लगातार आनुवंशिकी और उसके विभिन्न बिंदुओं को पढ़ते आ रहे हैं, अध्ययन करते आ रहे हैं और इसी क्रम में आज मेंडल के दो जीनों की वंशागति प्रयोग से संबंधित एक महत्वपूर्ण नियम को जानने वाले हैं, अध्ययन करने वाले हैं और वह नियम है स्वतंत्र अपव्यूहन का नियम। दोस्तों, यह नियम मेंडल ने दो जीनों की वंशागति के प्रयोग के दरमियान निकाला था। यानी उस प्रयोग को करने के बाद जब परिणाम उन्होंने देखा तो उस परिणाम के आधार पर इस नियम को उन्होंने प्रतिपादित किया था, इस नियम को दिया था। तो आइए सरलता से पहले समझ लेते हैं कि स्वतंत्र अपव्यूहन का मतलब क्या होता है। ठीक है ना। तो आप यदि इसके शब्दावली में चले जाइए तो स्वतंत्र जो है वो तो आपको पता ही है, एकदम बिना किसी रुकावट के, ठीक है, और आज़ादी के साथ, ऐसा आप मान सकते हैं। अपव्यूह या अपव्यूहन का मतलब होता है अलग होना या विभाजित होना। ठीक है। तो स्वतंत्र रूप से विभाजित होना या अलग होना, यहाँ पर जो ये इसका अर्थ जो निकल रहा है ये किसके लिए है? यह गुणों को धारण करने वाले जीनों की बात है। ये थोड़ा सा यहाँ हम बताना चाहेंगे। जैसे मान लीजिए कि जब हम दो जीनों की वंशागति का प्रयोग यदि हमने अध्ययन किया है, ठीक है ना, तो हमारे लिए सरल हो जाएगा। यदि नहीं किया है तो पहले आपको दो जीनों का जो प्रयोग है, दो जीनों की वंशागति का प्रयोग है, जो हमारा पिछला वीडियो था, उस वीडियो को पहले जा कर के देख लेंगे, तभी ये नियम समझ में आएगा, अन्यथा ये नियम आपको समझ में आने वाला नहीं है। तो आपसे आग्रह है कि यदि आपने इसका पिछला वीडियो नहीं देखे हैं, आपने नहीं देखा है, तो पहले जाकर प्लेलिस्ट में और पहले दो जीनों की वंशागति से संबंधित जो प्रयोग है उस प्रयोग को पहले आप देख लीजिए, समझ लीजिए। इसके बाद इस स्वतंत्र अपव्यूहन के नियम को पढ़िए तो बहुत ही आसान हो जाएगा। तो इसका मतलब यह, जैसे देखिए क्या होता है, दो जीनों की वंशागति के लिए चार जीनों का एक सेट होता है। ठीक है ना। हम यदि ऐसा मान लें कि ए बी सी डी, अब ऐसा थोड़ा सा मान लेते हैं, फिर हम प्रयोग में चल रहे हैं कि क्या किया गया है एक्चुअली में। लेकिन एक उदाहरण के तौर पर हम मान लेते हैं कि जैसे चार जीन हैं और इन चारों जीनों में देख लिए कि एक ए बी एक सेट हो गया और सी और डी एक सेट हो गया। तो यहाँ पर स्वतंत्र अपव्यूहन का नियम क्या कहता है कि जैसे ए हमेशा बी के साथ है, अभी क्या है, ए बी के साथ प्रेजेंट है और सी डी के साथ प्रेजेंट है। तो जब आगे चल करके F1 पीढ़ी और F2 पीढ़ी में जब ये पहुँचेंगे, F1 पीढ़ी के बाद F2 पीढ़ी में, तो ज़रूरी नहीं है कि ये ए बी के साथ रहे और सी डी के साथ रहे। हो सकता है ए के साथ डी हो जाए और बी के साथ सी हो जाए। ये इस नियम के आधार पर ऐसा माना जा रहा है। मतलब जो दो गुणों को धारण करने वाले जीनों का सेट होता है, वो जीन जो होते हैं कि जब युग्मक जनन की क्रिया F2 पीढ़ी के लिए होती है तो वह स्वतंत्र रूप से वंशागत होते हैं, यानी स्वतंत्र रूप से अगली पीढ़ी में या अगली जनरेशन में, अगले युग्मक में वो जाते हैं। ये नियम क्या कहता है? स्वतंत्र अपव्यूहन का नियम क्या कहता है कि दो जीनों की वंशागति के प्रयोग के समय, ठीक है ना, दो जीनों की वंशागति के प्रयोग के समय F1 पीढ़ी से जो प्राप्त विषम युग्मजी पादप थे, जब उनका स्वपरागण करने के लिए युग्मक जनन की क्रिया जब होती है तो युग्मक जनन के समय जो जीन होते हैं वह स्वतंत्र रूप से युग्मकों में जाते हैं। यही ये नियम है। अब देखिए, जो इसकी परिभाषा दी गई है वो परिभाषा पहले देख लेते हैं, फिर इसके बाद उदाहरण में चलते हैं। मेंडल के अनुसार क्या कह रहा है? किसी जीव में उपस्थित एक जीन युग्म के अलील, कह रहा है किसी जीव में उपस्थित एक जीन युग्म मतलब जोड़ा, एक दो जीनों का सेट, ठीक है ना, अलील जो जिसको हम कहते हैं विकल्प गुण, ठीक है, दूसरे जीन युग्म के अलीलों के अपव्यूहन यानी विभाजन या अलग होने को प्रभावित नहीं करते। अभी यही बताए हैं हम कि जैसे ए है वो बी को रोक नहीं सकता है, यह बी सी के साथ भी जा सकता है। इसी तरह सी जो है वह डी के साथ
तो है, लेकिन यह जो डी को रोकता नहीं है, बल्कि डी ए के साथ भी हो सकता है। तो जो वंशागति है, जो अपव्यूहन है, कोई भी जीन दूसरे जीन को अपव्यूह होने से या उसके अपव्यूहन को रोकता नहीं है। यही क्या है, लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असारमेंट, यानी स्वतंत्र अपव्यूहन का नियम। अब जरा देखिए कि इसका उदाहरण क्या है और उदाहरण क्या कहता है। पिछला जो हमने प्रयोग दो जीनों की वंशागति का अध्ययन किया है, उस प्रयोग में देखिए कि मेंडल ने क्या किया है, दो गुणों को दृष्टिगत रखते हुए प्रयोग किया है। वो कौन कौन से दो गुण थे? तो एक था बीज का आकार और दूसरा था बीज का रंग। तो इस तरह से बीज के आकार में दो विकल्प थे, गोल और सिकुड़ा हुआ। इसी तरह रंग में भी दो गुण थे, दो विकल्प थे, कौन कौन? पीला और हरा। ठीक है ना, ये तो आपको पता हो ही गया है। ठीक है ना, यहाँ पे दिया भी गया है कि जो बीज का आकार है वह गोल प्रमुख था यानी प्रभावी था, और सिकुड़ा हुआ कैसा था? अप्रभावी था। इसी तरह रंग में आप चलें तो पीला रंग कैसा था? प्रभावी था, और जो हरा रंग है वो कैसा था? अप्रभावी था। अब दोनों को जो सिंबल लिए गए कौन कौन? आर आर वाई वाई कैपिटल में लिए गए तो गोल और पीले के लिए था। इसी तरह से आर आर वाई वाई स्मॉल में लिए गए तो सिकुड़े और हरे के लिए था। ठीक है, तो ये दोनों प्रकार के जो दो गुणों को धारण करने वाले जो बीज लिए गए, पीला और हरा, ठीक है, ये थोड़ा सिकुड़ा हुआ है, लेकिन यहाँ चित्र में आपको गोल दिख रहा है, जबकि होना चाहिए यहाँ पे सिकुड़ा हुआ। ठीक है, तो ये तो प्रयोग था। इस प्रयोग में जब युग्मक जनन हुआ तो एक जीन इधर से आया, एक जीन इधर से आया, तो ये प्रयोग, ये इसमें जो युग्मक बना क्या बना? कैपिटल आर वाई। इसी तरह से एक जीन यहाँ से आया, एक जीन यहाँ से आया, तो क्या बना? स्मॉल आर वाई बने। और जब इन दोनों का क्या हुआ? परागण हुआ, यानी क्रॉस पॉलिनेशन हुआ, तो F1 पीढ़ी में जितने भी पौधे प्राप्त हुए गोल और पीले बीज प्राप्त हुए। लेकिन जीन कैसे थे? हरे और सिकुड़े हुए के भी थे, अर्थात जो पादप प्राप्त हुए सभी के सभी विषम युग्मजीव प्राप्त हुए। अब जो विषम युग्मजीव पादप प्राप्त हुए तो अगली पीढ़ी के लिए इन्होंने क्या करवाया? सेल्फ क्रॉस कराया इनका। अब इस सेल्फ क्रॉस में आपको पता ही है कि सेल्फ क्रॉस कराया जाता तो फिर से क्या होगा? युग्मक जनन की क्रिया होगी। तो अब यहाँ विषम युग्मजीव पादप है तो एक मेल होगा। यदि ऐसा मान लें कि ये फीमेल है तो ये क्या हो जाएगा? मेल है। एक मेल पादप, एक फीमेल पादप, ये एक ही F1 पीढ़ी से प्राप्त जितने पौधे थे उन्हीं में से मेल और फीमेल लिया है। तो अब इनके मेल और फीमेल के बीच क्या हुआ? क्रॉस होगा, लेकिन उससे पहले क्या हो? युग्मक जनन की क्रिया होगी। अब इसमें युग्मक बनेंगे, लेकिन कितने युग्मक बनते हैं? 4 युग्मक बनते हैं। अब इसमें युग्मक कैसे बनते हैं तो थोड़ा सा यहाँ हम आपको बताना चाहेंगे कि विषम युग्मजीव पादप के लिए जो युग्मक बनते हैं उनका एक फार्मूला है। तो ये आपको फार्मूला ध्यान देना है। वो फार्मूला क्या होता है युग्मक बनने के लिए, याद रखेंगे। कई बार प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछ देता है कि विषम युग्मजीव पादप दे देगा और उसमें से कहेगा कि आप ये बताइए कि इसमें से कितने युग्मक बनेंगे। तो बस सिंपल सा फार्मूला है, आपको ध्यान रखना है कि 2 की पावर n होता है, 2 की पावर n होता है, ध्यान रखना है, 2 की घात n। और जहाँ n का क्या मतलब होता है? विषम युग्मजीव, ठीक है ना, विषम युग्मजीव युग्मकों की संख्या। यानी यहाँ पर जो n बराबर है वो विषम जोड़ों की बात कर रहा है कि कितने विषम युग्म के जीन हैं, यानी विषम युग्मजीव जो जीन होते हैं उनके जोड़े की बात कर रहा है। ठीक है, वो कितने हैं? तो n बराबर जीन जो क्या हो? विषम युग्मजीव हो, यानी विषम युग्मजीव का मतलब अलग अलग हो जो हो। ठीक है, ठीक है, विषम युग्मजीव। थोड़ा लिखने में दिक्कत होती है, आप वैसे भी बोल रहे हैं तो उसको नोट डाउन कर लीजिएगा। तो n बराबर क्या होगा? जो जीनों के विषम युग्मजीव जोड़े हैं वो कितने हैं वो आपको ध्यान रखना है। तो उसके आधार पर यहाँ पर क्या निकल जाता है? जो युग्मकों की संख्या निकलेगी। ठीक है, अब देखिए जैसे मान लो यहाँ पर एक बताया गया आपको कि जो F1 पीढ़ी से प्राप्त क्या थे? पौधे थे, वो कैसे थे? कैपिटल R स्मॉल r, फिर कैपिटल Y और स्मॉल y। अब इसमें देखिए विषम युग्मजीव जीन के जोड़े कितने हैं? 2 हैं। देखिए एक R में देखिए एक जोड़ा ये हो गया और दूसरा जोड़ा ये हो गया। ये दोनों क्या है? विषम युग्मजीव हैं, क्योंकि एक कैपिटल R है, एक स्मॉल r है, एक कैपिटल Y है, एक स्मॉल y है। तो इस तरह से जोड़े कितने हो गए यहाँ पे? 2। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? 2 की पावर n बराबर हम क्या ले लेंगे? 2। तो यहाँ हो जाएगा कितना? 2।
तो 2 की घात 2 बराबर 2 गुणे 2 यानी कितना हो जाएगा 4, यानी इसमें कितने युग्मक बनेंगे, 4 युग्मक बनेंगे। अब यदि ऐसा मान लेते हैं कि 3 जीनों की वंशागति, यानी ऐसा करवाएं, यदि मान लीजिए ऐसा सपोज कर लीजिए कि यदि हम 3 विषम युग्मजी जोड़े की बात करेंगे, कि यदि किसी ऐसे पादप में जिसमें विषम युग्मजी जोड़े कितने हैं जीनों के, तो 3 हैं, तो ऐसी स्थिति में क्या हो जाएगा, 2 की घात n की पावर 2 की पावर कितनी हो जाएगी, 3 हो जाएगा, ठीक है ना। इसका मतलब क्या हुआ, 3 गुणे 3 मतलब 3 त्रिकाई 9 वहाँ पे युग्मक बनेंगे। तो इस तरह से युग्मक आप इस सिंपल फार्मूला से निकाल सकते हैं। ये तो युग्मक निकालने की बातें हो गई। अब यहाँ पर चूंकि विषम युग्मजी जोड़े F1 पीढ़ी जो प्राप्त हुए हैं वो कितने हैं, 2 हैं, इसलिए इसमें युग्मक कितने बनेंगे, 4 बनेंगे, और वो युग्मक आपके यहाँ पे बन रहे हैं। आइए फिर से अपने बिंदु पे हम वापस चलते हैं। तो देखिए 4 जो युग्मक बन रहे हैं वो ये बन रहे हैं, लेकिन ये बने कैसे होंगे युग्मक, ये भी थोड़ा हम आपको बता दे रहे हैं कि जो ये युग्मक बनेंगे तो बनेंगे कैसे। तो अब आपको ध्यान थोड़ा सा रख लेना है, यहाँ पे एक हम छोटा सा यहाँ पे ग्राफ बनाए दे रहे हैं, और उसके आधार पर आपको युग्मक कौन कौन से बनेंगे, संख्या तो आप निकाल लिए, लेकिन बनेंगे कैसे, ये कैसे आप निर्धारित करेंगे। तो रटने की चीज़ें नहीं है, समझने की चीज़ें हैं, इसलिए इसको समझ लीजिए। अब देखिए जैसे मान लीजिए हमने क्या किया, ऐसे एक सिंपल सा एक कॉलम बना लिया इस तरह से, ठीक है। एक तरफ हमने रख दिया क्या, कैपिटल आर स्मॉल आर, एक तरफ हमने क्या रख दिया, कैपिटल वाई और स्मॉल वाई, ठीक है। अब देखिए इनका क्रॉस कराएंगे तो यहाँ क्या हो जाएगा, कैपिटल आर और कैपिटल वाई, इसके साथ जब क्रॉस होगा तो कैपिटल आर स्मॉल वाई हो जाएगा, फिर इसका और इसका जब क्रॉस होगा तो स्मॉल आर और कैपिटल वाई हो जाएगा, ठीक है ना। जब इसका और इसका क्रॉस होगा तो क्या होगा, स्मॉल आर स्मॉल वाई, यानी जो युग्मक आपके बनेंगे वो 4 बन गए। कौन कौन, ध्यान दीजिएगा, कैपिटल आर कैपिटल वाई एक, दूसरा कौन सा बन गया यहाँ पे, कैपिटल आर और स्मॉल वाई, फिर तीसरा कौन सा बन गया, स्मॉल आर कैपिटल वाई, और तीसरा चौथा कौन सा बन गया यहाँ पे, स्मॉल आर और स्मॉल वाई। इस तरह से 4 युग्मक बनते हैं। तो दोस्तों ये बहुत ही महत्वपूर्ण ट्रिक है, आपको ध्यान रखना है, कई बार इसमें भ्रम की स्थिति बनती है। तो 2 चीज़ हम आपको यहाँ से एक्स्ट्रा आपको प्रोवाइड करवा चुके हैं, बता चुके हैं, वो कौन कौन से 2, एक तो युग्मकों की संख्या निकालना, और दूसरा युग्मक कौन कौन से होंगे विषम युग्मजी पादपों से संबंधित, उन युग्मकों को कैसे हम निकालेंगे, ये भी फार्मूला हम आपको बता चुके हैं। तो ये दोनों विधियाँ आप किसी भी युग्मक के निकालने के लिए आप निर्धारित कर सकते हैं, ठीक है। तो चलिए इस तरह से 4 युग्मक हमारे निकल चुके हैं। कौन कौन से हैं, कैपिटल आर कैपिटल वाई अभी आपने देखा है, फिर कैपिटल आर स्मॉल वाई, फिर कौन सा स्मॉल आर कैपिटल वाई, और फिर क्या स्मॉल आर स्मॉल वाई। तो ये मेल और फीमेल दोनों में इसी तरह के युग्मक होंगे, और इन युग्मकों का जब सेल्फ क्रॉस होगा तो पिछले प्रयोग में हम सब विधिवत आपको बता चुके हैं कि इनके क्रॉस ये क्या है, ये मेल के लिए है और ये फीमेल के लिए है, ये शतरंज पट्ट विधि कहलाती है। और इसमें देखिए आप इनके परिणामों की बात थोड़ा करेंगे। यहाँ पर देखिए 16 खाने इसमें बने हुए हैं, 4 युग्मकों से 16 खाने बन रहे हैं, यानी 16 पौधों पर विश्लेषण किया गया है। तो 4 युग्मक हैं, 16 पौधे बनेंगे, और उन 16 पौधों में देखिए कहाँ पर क्या प्राप्त हो रहा है। तो पहली बात तो आपको वैसे भी स्पष्ट रूप से दिख रहा है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, कितने, यहाँ पर थोड़ा सा गड़बड़ी हो सकती है, हो सकता है मिस्टेक हो, लेकिन आपको बता रहे हैं पिछले प्रयोग में आपको बताया गया है कि जो इसका फिनोटाइप निकल के आता है वो 9:3:3:1 था, यानी इसमें से गोल पीले बीज कितने थे, 9 थे, फिर गोल हरे कितने थे, 3 थे, फिर मतलब कहना चाहिए कि सिकुड़े पीले कितने थे, 3 थे, और फिर शुद्ध जो हरे और सिकुड़े कितने थे, वो 1 थे। अब आपको ध्यान रखना है कि जैसे गोल के साथ क्या था, पीला था, ध्यान देना थोड़ा सा, गोल के साथ कौन सा गुण उपस्थित था, पीला। शुरुआत में आपको देखना है कि गोल के साथ पीला ही था और सिकुड़े के साथ हरा था, ठीक है, ये प्रारंभिक स्थिति थी। लेकिन जब आप परिणाम फिनोटाइप में देख रहे हैं, जो फिनोटाइप परिणाम निकल के आ रहा है, तो शुद्ध जो गोल और पीले थे वो कितने थे, देखिए यहाँ पे दिया है आपके इसमें कि गोल और पीले कितने हैं, 9 है, सिकुड़ा पीला कितना है बेटा, 3 है,
और गोल हरा कितना है, 3 है, और सिकुड़ा हरा कितना है, तो 1 है। देखिए अब वैसे तो गोल पीले हैं तो सारे पादप गोल पीले और सिकुड़े हरे होने चाहिए, लेकिन यहाँ पे 3:3 में क्या हो रहा है, सिकुड़ा पीला और गोल हरा। अब देखिए सिकुड़ा किसके साथ था, हरे के साथ था यहाँ, और गोल किसके साथ था, पीले के साथ। लेकिन देखिए यहाँ पर क्या हो रहा है, स्वतंत्र रूप से वंशागति हुई है किनको, जीनों की, ठीक है ना, युग्मकों में। इसलिए यहाँ पर जो परिणाम है वो क्या आया है, सिकुड़े के साथ हरा की जगह पीला हो गया है और गोल के साथ पीले की जगह पर हरा हो गया है। यही मेन फैक्टर पकड़ना है। तो ये जो अनुपात निकल के आया है वो 3 यहाँ पर देखिए 3:1, 3:1 कुल मिलाकर के आया है। तो ये जी चीज़ आपको समझ लेना है, यही है स्वतंत्र अव्यूहन का नियम। इसके फिनोटाइप से बातें समझ कर आ रही हैं, ठीक है ना। अब कुछ और चीज़ें यदि देखें तो हम जब युग्मक जनन की बातें आती हैं कि युग्मक जनन के समय स्वतंत्र रूप से जो जीन है वो युग्मकों में जाते हैं, वो एक दूसरे को प्रभावित नहीं करते हैं। मतलब गोल के साथ जो पीला था तो पीले का जो गुण था वो सिकुड़े के साथ भी स्वतंत्र रूप से गया। इसी तरह से सिकुड़े के साथ जो हरा गुण था वह गोल के साथ भी स्वतंत्र रूप से वंशागत हुआ। यही है क्या, मेंडल के स्वतंत्र अव्यूहन का नियम, ठीक है। तो ये बात आपको समझ में आ गई होगी मेरे ख्याल से, ठीक है। तो इस प्रकार से ये जो आपका स्वतंत्र अव्यूहन का नियम है ये पूरा होता है, और मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ में आया होगा। लेकिन फिर से एक बार आग्रह करूँगा कि यदि आपने 2 जीनों की वंशागति का प्रयोग नहीं देखा है तो उसको अवश्य देखिए। पूरा सारा वही है, सारी चीज़ें वही हैं, ठीक है। 2 जीनों की वंशागति का ही है, इसी वजह से इसमें हम 2 जीनों की वंशागति का जो प्रयोग है उसको शॉर्टकट में बताए हुए, क्योंकि इसकी पिछली वीडियो में पूरी व्याख्या इसकी हम कर चुके हैं, ठीक है। तो बस दोनों को एक साथ पढ़ेंगे आप तो निश्चित रूप से आपको स्वतंत्र अव्यूहन का जो नियम है बहुत सरल लगेगा। अब रही बात, जब इसका नियम वो आपकी बोर्ड की परीक्षा में आएगा तो लिखेंगे कैसे, तो आपको क्या करना है कि पहले तो इसके नियम को लिख देना है कि स्वतंत्र अव्यूहन का, मेंडल का जो स्वतंत्र अव्यूहन का जो नियम है वो नियम क्या है। आपकी एनसीईआरटी की जो बुक है उसमें बढ़िया परिभाषा दी गई है, चाहे तो ये परिभाषा आप स्क्रीनशॉट लेकर के भी आप कर सकते हैं, लिख सकते हैं, ठीक है। तो ये परिभाषा आप लिख लीजिए, ये बुक की। दूसरी बात इसमें क्या है, उदाहरण लिखेंगे आप, और इस प्रयोग में F1 पीढ़ी के लिए जो प्रयोग था, गोल पीले जो मटर के पौधे लिए गए हैं, बीज लिए गए हैं, और सिकुड़े हरे जो लिए गए हैं, इनकी F1 पीढ़ी में जो क्रॉस कराया गया, F2 पीढ़ी में जो युग्मक बने हैं। फिर शतरंज पट्ट विधि जो है ये आप चाहे ना भी लिखें, सीधा डायरेक्ट परिणाम लिख दें, ठीक है। यदि आप चाहें तो ये लिख दें, लेकिन ये अब टाइम चूँकि लगेगा, और बड़े क्वेश्चन भी यदि आता है तो आप ये पूरा लिख देंगे। 2 जीनों की वंशागति का शतरंज पट्ट विधि का जो प्रयोग है, और ये बहुत सिंपल है, क्रॉस करवाना है केवल, वश हो गया, जिसको हम पिछले वीडियो में आपको बता चुके हैं, ठीक है। तो ये पूरा चीज़ आप लिखने के पश्चात इसका जीनोटाइप और फिनोटाइप अवश्य निकालें। जीनोटाइप भी पिछले वीडियो में हमने आपको बताया है, ठीक है, तो इस पिछला वीडियो आप देख लेंगे। फिनोटाइप तो इस वीडियो में भी हमने बताया है कि फिनोटाइप क्या निकल के आता है, 2:3:3:1, ठीक है। तो इस तरह से, और यदि इसका जीनोटाइप देखें तो 122, 412 और 121, तो 1:2, ठीक है ना। फिर 4:1:2:1:1, इस तरह से इसका जीनोटाइप निकलता है, ठीक है। यानी इसके लिए हमने एक संख्या बनाया था कि 122, 412 और 121, इस तरह संख्याएं लेकर के जीनोटाइप फिनोटाइप आप इसका देख सकते हैं। तो लास्ट में परिणाम में आपको ये चीज़ जरूर लिखना है कि इसका जीनोटाइप इतना आया, फिनोटाइप इतना आया। फिनोटाइप को लेकर जरूर ये बता देना है कि इसमें चूँकि जो गोल, जो इसका परिणाम है, परिणाम के आधार पर जो गोल के साथ पीला गुण था और सिकुड़े के साथ हरे रंग का गुण था, लेकिन जब F2 पीढ़ी में ये दोनों एक दूसरे से विसंयोजित हुए हैं, स्वतंत्र रूप से क्या हुए हैं, युग्मकों में गए हैं, इसलिए यहाँ पर गोल के साथ हरा रंग आ गया है और सिकुड़े के साथ पीला रंग भी आ गया है। ये परिणाम दे करके आप इस स्वतंत्र अव्यूहन के नियम को सिद्ध कर सकते हैं, ठीक है ना। तो बस इसी तरह के वीडियो के लिए और सरलतम व्याख्या के लिए, सरलतम किसी बिंदु को समझने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें
लाइक करें, कमेंट करें और बस इंतज़ार करें। ठीक है, धन्यवाद।